नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश अलविदा 2024 त्रासदी और दर्द में। दरअसल एक तरफ कई मामलों में साल 2024 बहुत अच्छा रहा, लेकिन ऐसी घटनाएं सामने आई जिनसे प्रकृति की ताकत का एक बार फिर एहसास हुआ। कई ऐसे हादसे हुए जिन्हें कोई रोक नहीं सकता था। मौसमी हादसों पर किसी का बस नहीं है। इसका उदाहरण हर साल देश के कई हिस्सों में देखने को मिलता है। इन हादसों से केवल घर, सड़कें या आर्थिक नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि कई जानें भी गई। साथ ही कुछ ऐसे भी मामले सामने आए जिस पर जमकर विवाद भी हुआ। वहीं महिलाओं से जुड़े जघन्य अपराध के मामले भी इस साल सामने आए। तो शुरू करते हैं अलविदा 2024 त्रासदी और दर्द। साल 2024 अलविदा कहने वाला है और नया साल 2025 दस्तक दे रहा है। नए साल में भले ही काफी कुछ नया होने वाला हो, लेकिन भारत के लिए साल 2024 काफी महत्वपूर्ण रहा। देश को इस साल कई विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात शामिल है। इन त्रासदियों में बड़ी संख्या में मौतें हुई, लोग बेघर हो गए और कई परिवार उजड़ गए। देश में इस साल कई बड़ी घटनाएं हुई जो इतिहास में याद रखी जाएंगी। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2024 विदा ले रहा है। ये साल देश के लिए एक तरह से जख्मों से भरा साल रहा। इस साल ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हुई जिनसे जनहानि तो हुई ही, साथ ही ये घटनाएं एक तरह से चेतावनी भी दे गई। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जो घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। लेकिन यहाँ हर साल बादल फटने और पहाड़ खिसकने की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। इस साल भी शिमला, मंडी और कुल्लू जैसी जगहों पर बादल फटने से नदियों में सैलाब आ गया। इससे कई लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोग लापता भी हो गए। साल 2024 में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से लगभग 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहीं कई लोग लापता हो गए। 27 जून से 16 अगस्त के बीच बादल फटने और अचानक बाढ़ ने कई लोगों की जान ले ली। ये जानकारी राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र द्वारा दी गई थी। इस घटना से सबसे ज्यादा नुकसान लाहौल और स्पीति को हुआ था। यहाँ बादल और बाढ़ से जुड़ी लगभग 22 घटनाएं हुई थी। हिमाचल में हुई इन प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहत कार्य के लिए उतारी गई सेना ने बड़ी भूमिका निभाई। यहाँ पे कोई भी नहीं था, पहले सेना आई तो उन्होंने हमारी हेल्प की। खाना पानी में पानी लाया था, खाना लाया था, मेडिसिन लगाई है। अभी भी जो सेना के जवान वो अभी भी हेल्प कर रहे हैं। कुछ खड़ के पास जो घर गए थे उसका सामान उतार रहे, अभी भी लगे हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक लगे होते हैं, हमारी पूरी हेल्प करे। उससे ज्यादा हम सेना जब आए तो बहुत मदद की। जैसे सेना जो बाढ़ से ग्रसित लोग थे और नदी के उस पार फंसे थे, तो सेना ने तुरंत रेस्क्यू करवाया और वहाँ जो फंसे लोग थे उनको निकाला और हमें खाने के लिए प्रबंध किया और पानी वगैरह तो अवेलेबल करवाया और क्या बोलते मेडिसिन वगैरह अवेलेबल करवाई जो बाढ़ से ग्रसित लोग थे। और जिनका परिवार गया है उनकी भी मदद की जो कुछ बचे थे। वहीं 10 जुलाई को उत्तराखंड के चमोली से जोशीमठ से लगभग 3 किलोमीटर पहले NH7 पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिससे निर्माण श्रमिकों की जान जोखिम में पड़ गई। ये लोग हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर काम कर रहे थे जब उनके ऊपर की पहाड़ी टूट गई, जिससे मिट्टी और पत्थर का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। उन्हें नुकसान से बचने के लिए नीचे गिरते मलबे के रास्ते से भागना पड़ा। घटना की गंभीरता इतनी गंभीर थी कि इससे धूल के बादल काफी दूर से दिखाई देने लगे, जिससे यात्रा पर जाने वाले ट्रैकर्स प्रभावित हुए। इसी तरह 31 जुलाई को केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर 2 जगह बादल फटने से भारी तबाही मची थी। मार्ग कई जगह ध्वस्त हो गया था। केदारनाथ यात्रा रोक दी गई थी। आपदा में 17 लोग लापता हुए थे, जिनमें से 7 के शव मिल गए थे। करीब 10,000 यात्री जगह जगह फंस गए। रेस्क्यू कार्यों में तेजी लाने के लिए सेना की भी मदद ली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
शासकीय आवास वर्चुअली जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग से बात कर आपदा संबंधित राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरीकुंड के समीप मौजूद घोड़ा पड़ाव के पास करीब 15 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया था। इसके अलावा जंगल चट्टी में 60 मीटर हिस्सा ध्वस्त था। कुल मिलाकर 29 स्थानों पर मार्ग ध्वस्त हो गया था। करीब 500 मजदूरों को कार्य में लगाया गया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मंदिर समिति की टीमों ने 600 लोगों को केदारनाथ धाम के दुरूह वैकल्पिक मार्गों से सुरक्षित निकाला। 400 अन्य को हेलीकॉप्टरों से निकाला गया। लगभग 10,000 तीर्थ यात्रियों को निकाला गया। घटना के वक्त भीमबली, लीनचोली, चीरबासा और गौरीकुंड क्षेत्र में मौजूद लोगों में कईयों ने मंदाकिनी नदी के उफान को देखते हुए जंगलों की तरफ भागकर जान बचाई। पूरी रात जंगल में काटने के बाद वे सुबह सुरक्षित पड़ावों पर लौटे। राज्य सरकार पिछले 4 दिनों से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की 882 सदस्य टीम के माध्यम से फंसे तीर्थ यात्रियों को निकालने में जुटी। इसके लिए केंद्र सरकार ने चिनूक MI-17 समेत 7 हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध कराए थे। जबकि जुलाई 2024 के अंतिम सप्ताह में केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश हुई, जिसके कारण एक के बाद एक कई भूस्खलन हुआ, जिसमें सैकड़ों घर तबाह हो गए और लगभग 400 से अधिक लोगों की जान चली गई। केरल भूस्खलन वर्ष का सबसे भयानक भूस्खलन था। मलबे में फंस गई थी कई लोगों की जिंदगियां। भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ और मलबे में लोग फंस गए। लगातार तेज बारिश और भूस्खलन के बाद आई तबाही के कारण बचाव दल का आपदा स्थल पर पहुंचना नामुमकिन था। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना, नौसेना, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा पुलिस और स्थानीय आपातकालीन दल अपनी जान की बाजी लगाकर वहां पहुंचे। तेज बारिश में सेना के जवान और अन्य बचाव दल ने मलबे में फंसे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को बड़ी मशक्कत करने के बाद बचाया। इस त्रासदी में कई परिवार उजड़ गए। इसके अलावा असम और गुजरात में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन अगस्त 2024 में मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश के कारण भारत के कई इलाकों में भयंकर बाढ़ और भूस्खलन हुआ। शुरुआत में असम ने इस प्राकृतिक आपदा का खामियाजा भुगता, जिसमें करीमगंज के चरगुला में कछुआ नदी के पास के समुदाय गंभीर रूप से प्रभावित हुए। असम में स्थिति विशेष रूप से भयावह थी, क्योंकि उफनती कछुआ नदी ने पूरे इलाके को बाढ़ के पानी में डुबो दिया था। इससे चरगुला, करीमगंज ने घरों और खेतों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे कई परिवार बेघर हो गए और उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं रहा। गुजरात राज्य भी लगातार बारिश का शिकार हुआ। अगस्त के अंत में भारी बाढ़ का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के कारण नदियां अपने किनारों से ऊपर बहने लगी, जल भराव हो गया और विनाशकारी भूस्खलन हुआ। इससे न केवल बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में हजारों निवासियों को भी विस्थापित होना पड़ा। प्राकृतिक आपदाओं से इतर अगर बात विवाद की करें तो इस साल तिरुपति मंदिर के प्रसाद लड्डू में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर विवाद सामने आया। ये विवाद 18 सितंबर से शुरू हुआ, जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि तिरुपति के प्रसाद में चर्बी मिलाई जा रही है। इस विवाद ने तिरुपति मंदिर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया और मंदिर के प्रसाद पर एक बड़ी बहस छिड़ गई। इससे अलग उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग के बाद मची भगदड़ में 130 लोगों की मौत हो गई थी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक धार्मिक सत्संग के दौरान हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा इंतजाम नहीं होने के कारण ये हादसा हुआ, जिसमें भारी भगदड़ मच गई और लोग दबकर मारे गए। वही साल 2024 को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, जहां जुलाई और अगस्त महीने में भीषण गर्मी ने लोगों को प्रभावित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।
हर साल नए साल का स्वागत उम्मीदों और खुशियों के साथ किया जाता है, लेकिन बीते साल में हुए घटनाओं को भी नहीं भूलना चाहिए। साल 2024 में महिलाओं के खिलाफ कई अपराध हुए, जिसे देखकर यह सवाल एक बार फिर से उठा कि आखिर लड़कियां कहां सुरक्षित हैं। साल 2024 में जिस तरह से अपराध की घटनाएं हुई, वो हिला देने वाली थी। खासकर महिलाओं से जुड़ी घरेलू हिंसा हो या फिर यौन उत्पीड़न या सड़क पर महिलाओं के साथ बदसलूकी की घटनाएं इस साल भी देखने को मिली। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2024 के सितंबर महीने में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में महालक्ष्मी की हत्या से पूरा देश सहम गया। आरोपी ने अपनी प्रेमिका महालक्ष्मी की हत्या कर उसके शरीर के 59 टुकड़े कर दिए और उन्हें फ्रिज में रख दिया था। पुलिस की जांच के बाद ये बात सामने आई कि महालक्ष्मी नाम की लड़की कुछ महीने पहले ही बिल्डिंग में किराए से रहने आई थी। मूलत नेपाली महालक्ष्मी की शादी हेमंत नाम के व्यक्ति से हुई, लेकिन वो अपनी पति से अलग रहती थी और उसका हेयर ड्रेसर अशरफ से अफेयर था। हालांकि अशरफ ने उसका मर्डर नहीं किया था। कत्ल का राज ओडिशा में एक आत्महत्या के बाद खुला, जब मुक्ति रंजन नाम के एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली और सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें मुक्ति रंजन रॉय ने हत्या की बात स्वीकार की थी। रंजन ने अपने डेथ नोट में लिखा कि मैंने 3 सितंबर को महालक्ष्मी की हत्या कर दी थी। उस दिन मैं महालक्ष्मी के घर गया था, हमारी बहस हुई, महालक्ष्मी ने मुझ पर हमला कर दिया। ये बात मुझे पसंद नहीं आई और गुस्से में मैंने उसे मार डाला। फिर मैंने उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में डालकर वहां से भाग गया। मैंने कमरा साफ करने की कोशिश भी की ताकि लोगों को बदबू ना आए। मुझे बाद में हत्या का पछतावा हुआ, क्योंकि गुस्से में मैंने जो भी कुछ किया था वो गलत था, इसलिए यहाँ भाग गया। दरअसल मुक्ति रंजन रॉय और महालक्ष्मी कथित तौर पर लगभग 6 महीने से रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनका रिश्ता काफी उतार चढ़ाव भरा था। उनके बीच अक्सर बहस और मारपीट होती रहती थी और कई बार तो उनके बीच का झगड़ा व्याली कावल में उनके घर के बाहर गली तक पहुंच जाता था। पुलिस में उनके झगड़े के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी और इस मामले को सुलझाने की भी कोशिश की गई। कत्ल वाली रात को मुक्ति रंजन रॉय कथित तौर पर महालक्ष्मी के घर आया। एक बार फिर उन दोनों के बीच बहस हुई, क्योंकि महालक्ष्मी उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। यही उसकी हत्या का कारण बना। अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया था। घटना के आरोपी संजय रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी शिकंजा कसा गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। 11 नवंबर से इस मामले में ट्रायल शुरू हो गया। ये घटना देश भर के लोगों में आक्रोश का कारण बनी। राज्यव्यापी प्रदर्शन हुए और सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की गई। इस कांड ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बता दें, महिलाओं के साथ अपराधों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी सरकार महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए लगातार कानून भी सख्त बना रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए केंद्र सरकार हर तरफ से राज्य सरकारों के साथ है। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में
मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में देश की बहनों बेटियां यहां हैं, तो इसलिए मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं। पहले शिकायत आती थी कि समय पर एफआईआर नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुकदमों में देर बहुत लगती है। ऐसी अनेक अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता में दूर कर दिया है। इसमें एक पूरा चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के संबंध में बनाया गया है। वहीं कोलकाता रेप केस के ठीक 7 दिन बाद महाराष्ट्र के बदलापुर से इंसानियत को तार तार कर देने वाली खबर सामने आई, जहां एक प्राइवेट स्कूल में 2 मासूम बच्चियों के साथ स्कूल के सफाई कर्मी ने यौन उत्पीड़न किया। बच्चियों की उम्र महज 4 और 6 साल की थी। निजी स्कूल में 4 और 6 साल की बच्चियों को सफाई कर्मी टॉयलेट में ले गया और उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। दोनों ही बच्चियों ने डर की वजह से कुछ नहीं कहा। जब 16 अगस्त को दोनों में से एक बच्ची ने स्कूल जाने से मना कर दिया। स्कूल जाने से मना करने पर बच्ची के माता पिता को शक हो गया। जांच के दौरान डॉक्टर ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट में चोट की पुष्टि की। इसके बाद मासूम ने सफाई कर्मी की करतूत के बारे में बताया। मामला दर्ज होने के बाद सफाई कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जब मामला सामने आया तो स्कूल प्रशासन ने भी आनन फानन में सख्त कदम उठाए और स्कूल के प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला कर्मी को भी सस्पेंड कर दिया। वहीं आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। अक्टूबर से नवंबर 2024 के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में 5 कत्ल होते हैं। सभी कत्ल ट्रेंच से जुड़े हुए होते हैं। ये एक ऐसे सीरियल किलर की बात है जिसने एक महीने में 5 कत्ल करके 6 राज्यों की पुलिस को सकते में डाल दिया। एक 19 साल की लड़की के साथ रेप किया, फिर ट्रेन में ही उसका कत्ल कर दिया। विक्टिम ट्यूशन से अपने घर वापस जा रही थी। गुजरात के वापी से इस सीरियल किलर को पकड़ा गया। हरियाणा का राहुल सिंह जाट इस महीने की शुरुआत में वलसाड रेलवे स्टेशन के पास एक लड़की के रेप और हत्या के आरोप में पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि इसने महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में भी ऐसे ही काम किए हैं। आखिर मर्डर तेलंगाना में अपनी गिरफ्तारी से 2 दिन पहले किया। वहीं झारखंड में विदेशी महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। स्पेनिश टूरिस्ट अपने पति के साथ भारत में बाइक टूर कर रही थी और उसी के साथ 7 लोगों ने झारखंड के एक गांव के पास गैंगरेप कर दिया। उसके पति को पीटा और घटना का वीडियो भी वायरल कर दिया। पुलिस के पास ना जाने की धमकी भी दी। यही नहीं, इस घटना के बाद लोगों ने जब आक्रोश जाहिर किया तब भी पूरी तरह से इस केस की तह तक नहीं पहुंच पाए। इस घटना को झारखंड के कुछ लोगों ने झूठा ठहराने की कोशिश की। अभी तक मामले की सुनवाई चल रही है। वहीं कोलकाता डॉक्टर केस की तरह उत्तराखंड के रुद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में बतौर नर्स काम करने वाली एक महिला के साथ काम से वापस लौटते समय यही हुआ।
30 जुलाई को उसे रास्ते से अगवा कर लिया गया और 8 अगस्त को उसका शत विशत शरीर पास के ही एक गांव में मिला। नर्स की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपनी ड्यूटी करके वापस आ रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने सुनसान इलाके में महिला के साथ रेप किया। इसके बाद उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उन सब के अलावा देश के अलग अलग इलाकों में महिलाओं से हिंसा और उन पर अत्याचार की खबरें साल भर सामने आती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली पेशकश में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।